हेलो ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, आज हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन होता क्या है गाइस? देखो, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब भी कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है तो या तो वो एज ए डिविडेंड अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या कर सकती है, एज ए डिविडेंड दे सकती है प्रॉफिट का कुछ पार्ट, और बाकी का कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग हियर? रिटेन अर्निंग का मीनिंग है कि कंपनी अपने कमाए हुए पैसे यानी अपना पार्ट प्रॉफिट का अपने ही पास रख ले, रिटेन करके। मतलब वो एज ए डिविडेंड किसी को बाहर ना दें और अपना ही क्या कर ले, प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी में रख ले। तो डिविडेंड डिसीजन लेते हुए हमें दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि या तो हमें एज ए रिटेन अर्निंग करना होगा प्रॉफिट, या फिर हम क्या कर देंगे, एज ए डिविडेंड हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बहुत छोटा सा और ईजी सा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। तो हम करते हैं, इट इज़ कंसर्न विद हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी will be distributed as profit and how much will be retained by the business। कितना बिजनेस अपने पास रखेगा और कितना वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज ए डिविडेंड। क्लियर है? तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस को? तो फैक्टर्स आर, फर्स्ट है इस स्लाइड में जो आपको दिख रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग, आगे वाली स्लाइड में मैंने इन्हें एक्सप्लेन करा है, यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करे हैं। इनको आपको लर्न कैसे करना है इन पॉइंट्स को, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में। पहले हम इनकी क्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको कैसे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग के पॉइंट्स हैं जो याद रह जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा अमाउंट ऑफ अर्निंग। देखिए, अब अगर हमने डिविडेंड एज ए डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे को पता होना चाहिए कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारे अर्निंग्स का अमाउंट कितना है। तो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो अपने करंट और पास्ट अर्निंग से करते हैं। सो अमाउंट ऑफ अर्निंग ही है जो हमारा मेजर डिटर्मिनेंट है, जो हमें बताता है कि हमें कितना एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हम रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पता होगा तो हम अच्छे से बेटर डिसीजन को ले पाएंगे। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ही क्वेश्चन आता है कि मेजर डिटर्मिनेंट कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आपका अमाउंट ऑफ अर्निंग। और फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैं आपको बताऊंगी आगे भी केस स्टडी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए, अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, मतलब हम हर साल हर महीने उतना ही कमा रहे हैं, हमें पता है, बस थोड़ी बहुत स्मॉल अर्निंग्स, थोड़ी बहुत चेंजेस अगर हो रही हैं तो उसको इग्नोर कर सकती हैं। पर अगर हमारे अर्निंग्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर उतने ही रहती हैं, हर पीरियड ऑफ टाइम में उतना ही रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिविडेंड को हाई डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग्स की, आपको नहीं पता कि आप इस साल ज़्यादा कमा रहे हैं, पिछले साल नेक्स्ट ईयर कम कमाएंगे, तो आपको रिटेन करने की नीड होगी पैसे को। और अगर आपकी अर्निंग स्टेबल्स हैं तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब देखिए, हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो जो डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पर शेयर, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन ये कब होनी चाहिए, इस पॉलिसी को तब फॉलो करना है हमने जब हमारी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अल्टर्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्परेरी इन नेचर। भाई ऐसा ना हो कि अगर हमने अर्निंग्स में अपना अगर हमारी अर्निंग्स में चेंज हुआ है, लास्ट हमने 10 लाख कमाया था, इस बार हम 12 लाख कमा रहे हैं, तो ये अर्निंग ज़्यादा हमने नहीं करी है। अगर हम 10 लाख से 20 लाख पर पहुंच जाते हैं ना, तो हम अपना जो है डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को क्या कर सकते हैं, मतलब डिविडेंड को ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं और हर साल ज़्यादा रख सकते हैं। पर अगर हमारी अर्निंग्स में थोड़ी सी ही फ्लक्चुएशंस हो रही है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है, तो हम अपने डिविडेंड को क्या करेंगे, जितना हम हर साल पे करते हैं उतना ही पे करेंगे, डिविडेंड को बढ़ाने की कोई नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी है और डिविडेंड डिसीजन में भी है। ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हमारे पास सरप्लस कैश है तो डिविडेंड पे कर दीजिए, और अगर आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो आप वैसे भी डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी आपकी कंपनी, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, मतलब आप डिविडेंड पे वैसे ही नहीं कर पाएंगे। तो सरप्लस कैश है तो आप डिविडेंड को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या रहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है कि अगर हमारे को फ्यूचर में दिख रहा है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आने वाला है बड़ा, जिसके लिए हमें नीड होगी फाइनेंस की, तो हम क्या करेंगे, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट पैसा नहीं करेंगे, हम उसे रिटेन कर लेंगे अपनी कंपनी में, और ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में क्या करेंगे, वही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि हमें बाहर से कोई पैसा ना लेना पड़े। ओके, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो होती है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और अगर वो चीपेस्ट है तो कंपनी उसको ही यूज़ करना चाहेगी। तो अगर आपके फ्यूचर में कोई आपको ग्रोथ प्लान दिख रहे हैं तो
आप डिविडेंड क्या करो, लेस पे करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। हमें ये भी देखना होगा कि जिन शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है वो उनकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं गाइस जो जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, वो सिर्फ यहीं से ही अर्न करते हैं कि वो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, वहाँ से जो उनकी इनकम आती है वो उसी से ही अपना क्या चलाते हैं, घर चलाते हैं। तो देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स हु डिपेंड ऑन अपॉन ए रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी से ही उनकी रेगुलर इनकम आती है, उसी से ही उनका घर चलता है। तो ऐसे लोग क्या डिमांड करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि रेगुलर डिविडेंड उन्हें मिलता रहे। तो हमें देखना होगा कि हमारे जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है वो कैसी है। इस पर भी डिपेंड करता है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें या हम डिले कर सकते हैं, अभी रिटेन कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में हम ज़्यादा कर देंगे। तो उनकी प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखते हुए ही चलना है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको क्या करता है, आपके डिविडेंड डिसीजन लेने में इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर ये भी हमारा कल वाला पॉइंट ही रिपीट हो रहा है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कैपिटल मार्केट बूम टाइम पर है, तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हम करते हैं, मतलब अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी क्या होगा, इट लीड टू मार्केट प्राइस जो है अब जाएगा, क्योंकि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इससे कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो बढ़ती है और मार्केट में उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, शेयर्स की बढ़ जाती है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, अब उनका ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में ये रहता है कि अगर हम अपने डिविडेंड जो है अपना जो हम टैक्स हाई पे कर रहे हैं, तो hमें डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, लेस पे करना होगा, क्योंकि जो कंपनीज हैं उन्हें टैक्स भी पे करना होता है जो उनके डिविडेंड जो वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर। लेकिन ये जो पॉइंट है बजट 2020 के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया, पहले जो है डिविडेंड टैक्सेबल था, कंपनी टैक्सेबल थी उसके लिए, और अब इन्वेस्टर्स को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए कि अगर हम हाई टैक्स पे करते हैं तो हमें डिविडेंड क्या करना होगा, लेस पे करना होगा। पर बजट 2020 रिमूव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंपनी एंड इट इज़ टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टर। पर अब कंपनी ने पर अब जो हमारा टैक्सेशन पॉलिसी है बजट में क्या आया है, अब इन्वेस्टर्स को टैक्स पे करना है, ना कि कंपनी को कोई नीड नहीं है टैक्स पे करने की डिविडेंड इनकम पे। नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शन। देखिए कुछ कंपनीज एक्ट भी होती हैं जो क्या करती हैं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कि हमें डिविडेंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें उन प्रोविजंस को भी फॉलो करना होगा, उन्हें भी ध्यान में माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये है कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी अदर पार्टी से लोन लेते हैं और वो हमारे पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन में इस चीज़ पर एग्री करवा देते हैं कि इस साल आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम करना है या करना ही नहीं है, तो हमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट नहीं करना है, उन्हें फॉलो करना है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना होगा, फैक्टर्स को भी ध्यान में, इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। लास्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखिए कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं कैपिटल मार्केट में, कुछ कंपनीज नहीं होती। तो जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है उनको तो ईजिली सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है वहाँ से, पर जो कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट जिनके लिए डिफिकल्ट है, तो उनको अपना पैसा चाहिए होगा टाइम पर, तो वो कहाँ से लाएंगे, तो उन्हें रिटेन करके रखना चाहिए अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट। तो इफ़ लिमिटेड एसेस, अगर कोई कंपनी कैपिटल मार्केट में उनका एसेस लिमिटेड है, वो नहीं जा पा रहे हैं, रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं या कुछ भी रीज़न से वो कैपिटल मार्केट में नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें अपना डिविडेंड कम रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिटेन अर्निंग से ही आगे अपने आने वाले टाइम को अपनी कंपनी को चला पाएँ। और बिकॉज दे डिपेंड ऑन रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग, क्योंकि वो उनका सारा वो किस पे डिपेंड है, वो सारा का सारा अपने रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग पे ही डिपेंड है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि आपको इन सब पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो ग्रुपिंग करी है, आप भी इस अकॉर्डिंग से ही करना, तो ताकि आपको फैक्टर से इफेक्टिंग याद रहे डिविडेंड डिसीजन की आएगी। तो फर्स्ट हमारे को तो एक मेजर डिटर्मिनेंट है ही है, जो कि है आपका अमाउंट ऑफ अर्निंग। सेकंड आपका है अर्निंग से रिलेटेड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। फिर थर्ड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसको आप एज ए एक ही पार्ट मानिएगा तो आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है, देखिए इन तीनों से तो हमें डिविडेंड से रिलेटेड हो गया हमारा, ठीक है। 2 पॉइंट्स होते हैं ना, या तो हमें एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है या हमें एज ए रिटेन अर्निंग करना है। तो जो भी डिविडेंड से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी अमाउंट ऑफ अर्निंग देखनी है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग देखनी है और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड देखना है। उसके बाद अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है तो हमें क्या करके रखनी है, अर्निंग को रिटेन करके रखना है। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को भी देखना है और स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को भी देखना है कि हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे डील कर रहे हैं हम स्टॉक मार्केट में। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे लर्न। हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी टैक्सेशन पॉलिसी देखनी है, हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है हमारे ऊपर, और हमें क्या देखना है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सेस है या नहीं है कैपिटल मार्केट
मार्केट में जाने का। और हमारे को देखना है लीगल कंस्ट्रेंट कोई नहीं है हमारे ऊपर, मतलब यहाँ पर लीगल में आएगा जो भी हमारी कंपनीज एक्ट से या फिर सेबी से रिलेटेड हो गई। कॉन्ट्रेक्चुअल में आएगा जिससे हमने लोन्स ले रखी है, कोई थर्ड पार्टी हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रही है। तो ये चारों हमारे हो गए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैश फ्लो पोजीशन को मैंने अलग ग्रुप में डाला है क्योंकि ये कॉमन है जो तीनों में ही आएगा, राइट। तो आपको आई होप कि ईजिली लर्न हो जाएंगे अब। थैंक यू सो मच।